हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी साहित्य। ठीक है, मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी और उसमें भी कौन सा टॉपिक पढ़ा रही हूँ, हिंदी साहित्य। जैसे कि हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन हुआ है, मतलब उसको कितने कालों में बांटा गया है, तो उसको 4 कालों में विभाजित किया गया है। जैसे कि आदिकाल, भक्ति काल एंड रीति काल, उसके बाद आधुनिक काल। इस 4 कालों में इसको बांटा गया है हिंदी के साहित्य को। और मैंने 3 काल आपको पढ़ा दिए हैं, जैसे कि आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल। ये 3 काल मैंने आपके साथ पढ़ा दिए, इनके कवि और उनकी रचनाएं भी आपके साथ डिस्कस किए हैं और अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर पढ़ाकर अपलोड कर दिया है। आज हम उसके आगे कॉन्टिन्यूसली करेंगे आधुनिक काल। ठीक है, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आधुनिक काल के बारे में। और मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप कोई भी टीचिंग एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे वो यूपी टैट हो, सुपर टैट हो, केवीएस हो, DSSS भी हो, कोई भी टीचिंग एग्जाम या कोई भी ऐसा टैट के एग्जाम देना चाहते हैं जहाँ हिंदी पूछी जाती है हर एग्जाम में, तो वहाँ उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और यदि आप उससे हटकर कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ हिंदी पूछी जाती है, तो देखिए हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिंदी साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज मैंने आपको बताया कि मैं आपके साथ क्या पढ़ाऊंगी। आज आपको आधुनिक काल डिस्कस करूंगी। तो देखिए आधुनिक काल का जो टाइम पीरियड है वो है 1850 से अब तक। ठीक है, तो देखिए हिंदी गद्य का उद्भव और विकास का काल माना जाता है। हिंदी, ये जो आधुनिक काल है किसका माना जाता है, इसका जो टाइम पीरियड है 1850 से अब तक जो टाइम है वो आधुनिक काल का है। देखिए हिंदी गद्य का उद्भव और विकास का काल माना जाता है आधुनिक काल। ठीक है, देखिए हिंदी, जैसे कि आधुनिक काल में मैंने आपको बताया कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन हुआ, उसको ऐसे ऐसे बांटा गया है, आदि काल में, फिर भक्ति काल में, फिर रीति काल में, उसके बाद आधुनिक काल। लेकिन ये जो आधुनिक काल है इसको भी विभाजित किया गया है। किस किस युग में विभाजित किया गया है, तो देखिए इसको विभाजित किया गया है भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग एंड प्रयोगवादी युग में। इसका भी काल विभाजन हुआ है आधुनिक काल का। तो देखिए इसमें क्या क्या है, भारतेंदु युग वो कब से कब तक है, 1850 से 1900 तक उसका टाइम माना गया है भारतेंदु युग का। द्विवेदी युग माना गया है 1900 से 1920, और छायावादी युग माना गया है 1920 से 1936। प्रगतिवादी युग माना गया है 1936 से 1943। प्रयोगवादी युग कब से कब तक माना गया है, तो ये माना जाता है 1943 से अब तक। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। देखिए आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी भारतेंदु युग एंड द्विवेदी युग, इसके कवि और उनकी रचनाएं मैं आपको बताऊंगी, जिससे कि एग्जाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताऊंगी भारतेंदु युग में देखिए क्या था। भारतेंदु युग, देखिए इस युग का नामकरण भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया है। जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि भारतेंदु, तो भारतेंदु युग का जो नामकरण किया गया है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया है। किसके नाम पर किया गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर भारतेंदु युग का नामकरण किया गया है। तो देखिए इस युग में स्त्री शिक्षा, इस युग में क्या था कि स्त्री शिक्षा, विधवाओं की दुर्दशा, छुआछूत आदि को लेकर सहानुभूतिपूर्ण कविताएं लिखी गई। इनके द्वारा लिखे गए नाटक, तो देखिए इन्होंने कुछ कविताएं लिखी और कुछ नाटक लिखे गए हैं, वो मैं आपके साथ सब कुछ डिस्कस करूंगी जो पेपर में पूछी जाती हैं। देखिए मैंने आपको क्या बताया, जो भारतेंदु युग है उसमें क्या था कि स्त्री शिक्षा, विधवाओं की दुर्दशा और छुआछूत आदि को लेकर सहानुभूतिपूर्ण कविताएं लिखी गई और कुछ नाटक लिखे गए, वो मैं आपको बताऊंगी। भारतेंदु युग में आप समझ पा रहे होंगे कि स्त्री शिक्षा, विधवाओं की दुर्दशा, छुआछूत आदि को लेकर सहानुभूतिपूर्ण कविताएं लिखी गई हैं। ठीक है, चलिए देखें अभी इसमें जो नाटक लिखा है, जैसे कि अनुदिन नाटक, अनुदिन नाटक में विधा सुंदरी, रत्नावली, धनंजय विजय, धनंजय विजय, पाखंड विडंबना, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु। ठीक है, ये अनुदिन नाटक है। जो कौन कौन से, विधा सुंदरी, रत्नावली, धनंजय विजय, पाखंड विडंबना, मुद्रा राक्षस एंड दुर्लभ बंधु। इसी तरीके से देखिए मौलिक नाटक जो इस टाइम पीरियड में लिखे गए हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखिए मौलिक नाटक लिखे गए हैं भारत दूरदशा, कौन सा, भारत दूरदशा, अंधेर नगरी, प्रेम जोगनी, नील देवी, सत्य हरिश्चंद्र। ये कौन से नाटक हैं, ये हैं आपके मौलिक नाटक। और इसी टाइम पीरियड में देखिए बाल कृष्ण भट्ट ने जो लिखा है, उन्होंने लिखे हैं
जैसे कि पूछा जाए कि बताइए बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा कौन कौन सा, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन सा? बाल कृष्ण भट्ट के। आप देखिए नूतन ब्रह्मचारी, अगर पूछा जाए कि बताइए नूतन ब्रह्मचारी किसने लिखा, तो आपका आंसर होगा बाल कृष्ण भट्ट का। बाल कृष्ण भट्ट के जो इंपॉर्टेंट है वो है 100 अजान एक सुजान। अगर आपसे पूछा जाए कि 100 अजान और एक सुजान किसने लिखा, तो आपका आंसर होगा बाल कृष्ण भट्ट ने। और कौन सा है? आचार विडंबना। आचार विडंबना किसने लिखा? बालकृष्ण भट्ट ने। जैसे कि 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान, आचार विडंबना, ये किसने लिखे हैं? बालकृष्ण भट्ट ने। आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये माइंड में रखना है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी द्विवेदी युग। कौन सा युग डिस्कस करूंगी? द्विवेदी युग। देखिए अभी मैंने आपके साथ डिस्कस करा, मैंने आपको क्या बताया कि आधुनिक काल का जो आधुनिक काल में जो बांटा गया है आधुनिक काल को भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, छायावादी युग में, प्रगतिवादी युग में एंड प्रयोगवादी युग में इसको बांटा गया है। वन बाय वन मैं आपके साथ एक एक युग डिस्कस करूंगी, लेकिन आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। भारतेंदु युग में जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट जो बात थी मैंने बताया बालकृष्ण भट्ट का वर्क यहाँ से देखने को मिलेगा कि 100 अजान एक सुजान बताओ किसने लिखी, तो आपका आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट ने। इसमें यही बहुत इंपॉर्टेंट था। और बाकी देखिए द्विवेदी युग, अब हम स्टार्ट करते हैं कि द्विवेदी युग भी आधुनिक काल का ही एक भाग है। द्विवेदी युग का देखिए नामकरण कैसे हुआ, इसका जो टाइम है, इसका टाइम पीरियड क्या है? 1900 से 1920। द्विवेदी युग का जो टाइम पीरियड है वो क्या है? 1900 से 1920। देखिए गद्य पद में खड़ी बोली का पूर्ण प्रतिष्ठा का श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाता है। देखिए द्विवेदी युग से ही आप समझ जाइए कि किसको इसका श्रेय जा रहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, देखिए गद्य पद में खड़ी बोली का पूर्ण प्रतिष्ठा का श्रेय किसको जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाता है। 17 वर्षों तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। देखिए सरस्वती पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, सुपर टैट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया, तो आपका आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। किसने किया है सरस्वती पत्रिका का संपादन? 17 वर्षों तक किया किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, चलिए अब आगे इसके बारे में बताती हूँ। देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी का अगर आपसे वर्क पूछा जाए तो सरस्वती बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। और देखिए एक है महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में, अब मैं आपके इनको और वर्क बताती हूँ। महावीर प्रसाद द्विवेदी देखिए कान्य कुब्ज अबला विलाप किसने लिखे हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखे हैं कान्य कुब्ज अबला विलाप। इसी तरीके से मैं आपको बताती हूँ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इन्होंने कौन कौन से वर्क लिखे हैं? जैसे कि आपसे पूछा जाए प्रिय प्रवास किसका है, तो आपका आंसर होगा उपाध्याय का, अयोध्या सिंह उपाध्याय का। वैदेही वनवास किसने लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय ने। चुभते चौबते चुभते चौपदे ये किसने लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय ने। और रस कलश किसने लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने ये वर्क लिखे हैं। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, चुभते चौपते, ठीक है, चुभते चौपदे, रस कलश, ये जो किसने लिखे हैं? ये लिखे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने। ये आप इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपने माइंड में रखिएगा, इन्हें पढ़िएगा 2 से 4 बार, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं आपको बताती हूँ कि देखिए मैथिली शरण गुप्त बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखा जाता है। ठीक है, कि यहाँ से और यहाँ से इन दोनों से आप क्वेश्चंस पढ़िए। और महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो मैंने आपको बताया आप इनको माइंड में रखिएगा अच्छी तरीके से। देखिए बस मैं वही रचनाएं बताऊंगी जो इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, पूछे जाने के चांसेस हैं। देखिए मैथिली शरण गुप्त ने कौन से लिखे हैं वर्क? भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, द्वापर, रंग में भंग, ये वाला पूछा जाता है। बताइए रंग में भंग किसका है, तो आपका आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त की। भारत भारती किसकी? मैथिली शरण गुप्त की। पंचवटी किसने लिखी, तो आपका आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। साकेत किसने लिखा बताइए, तो मैथिली शरण गुप्त। यशोधरा किसके द्वारा लिखी गई है, तो मैथिली शरण गुप्त ने इन सब रचनाओं को लिखा है। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। देखिए इतनी ही मैं डिस्कस करूंगी जितनी इंपॉर्टेंट है, ये जो पूछी जा सकती है, एग्जाम में पूछी जाती हैं, बस वही मैं डिस्कस करूंगी। बाकी बहुत भंडार है हिंदी साहित्य में, लेकिन मैं आपके साथ चुनकर कुछ चीज़ें लेकर आई हूँ कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि, कि राष्ट्रीय काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको कितना समझ में आता है आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय ज़रूर बताएं, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि आप कितना समझ पा रहे हैं और आपको किस तरीके से और
पढ़ाना चाहिए, आपकी जो भी रिक्वायर हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए अब मैं आपके साथ, जैसे कि आपके साथ मैं डिस्कस कर रही हूँ राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से डिस्कस करते हैं राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि। जैसे कि माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी को क्या कहा गया है? इन्हें भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। देखिए जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं उन्हें भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। हिम किरीटिनी और हिम तरंगिणी इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। आपको ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि बता रही हूँ। तो माखनलाल चतुर्वेदी कौन है? ये इन्हें भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। भारतीय आत्मा के नाम से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि देखिए भारतीय आत्मा के नाम से कौन से कवि को जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा माखनलाल चतुर्वेदी। और इसमें देखिए हिम किरीटिनी और हिम तरंगिणी इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। क्या है? इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। देखिए अब आगे चलते हैं। देखिए बाल कृष्ण शर्मा नवीन को नवीन उपनाम से जाना जाता है। जैसे कि आप समझ ही पा रहे होंगे, बाल कृष्ण शर्मा नवीन इनका पूरा नाम है और इन्हें नवीन उपनाम से जाना जाता है। ये वीर काव्य के प्रमुख कवि हैं। किसके? वीर काव्य के प्रमुख कवि हैं। कौन? बाल कृष्ण शर्मा नवीन। ठीक है, और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन सी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं? तो एक है उर्मिला, अपलक, रश्मि रेखा, कुमकुम। ठीक है, देखिए उर्मिला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और रश्मि रेखा ये आपको पता होना चाहिए। रश्मि रेखा किसने लिखी? बालकृष्ण शर्मा नवीन ने। रश्मि रेखा किसके द्वारा लिखी गई है? बालकृष्ण शर्मा नवीन। और उर्मिला बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनकी प्रमुख रचनाएं हो गई उर्मिला, अपलक, रश्मि रेखा, कुमकुम। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है उर्मिला और रश्मि रेखा। ये दोनों ही आपको अपने माइंड में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको आगे बताती हूँ। सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है इन्होंने, जैसे कि आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, जो कि हर 6 से 7 क्लास में आपको एक कहानी देखने को मिलेगी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। किसने लिखा? तो ये लिखे सुभद्रा कुमारी चौहान ने। आई होप कि आपको समझ में आया होगा मैं क्या बताना चाह रही हूँ। देखिए मैं आपको बताती हूँ, सुभद्रा कुमारी चौहान जो है ये राष्ट्रीय काव्य धारा की प्रमुख कवियत्री हैं। ठीक है, कवि नहीं कवयित्री हैं। कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवियत्री में से एक हैं। कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान। इन्होंने कौन सी कविता लिखी है? तो इन्होंने लिखे, देखिए अगर आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है बताइए ये किसने लिखा? खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, तो आपका आंसर क्या हुआ? सुभद्रा कुमारी चौहान। बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको अपने माइंड में जरूर रखिएगा। आई होप कि देखिए जितना मैंने आपको पढ़ाया समझ में आया होगा। आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगी। मैंने आपको आज पढ़ाया भारतेंदु युग एंड द्विवेदी युग। उसके बाद मैं आगे कॉन्टिन्यूसली करूँगी छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग। जितने भी आधुनिक काल के युग हैं वो सारे 1 बाय 1 एक ही वीडियो में मैं सारा नहीं बताऊंगी, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और आपको इतना इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। तो मैं हर वीडियो में इतना बता रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा, मतलब 1 से 2 युग आपको बता रही हूँ। जैसे कि एक वीडियो में मैंने पूरा आपको आदिकाल बताया, फिर एक में मैंने आपको भक्ति काल बताया, फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको रीतिकाल के बारे में बताया, और आज मैं आपको बता रही हूँ आधुनिक काल के 2 युग के बारे में। तो भारतेंदु युग और एक द्विवेदी युग। बस द्विवेदी युग में जितना भी था है तो बहुत, लेकिन मैंने वो चुनकर आपको आपके साथ डिस्कस किया है जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और हाँ कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय ज़रूर दें कि आपको कितना समझ में आया, और आपको जो भी जिस चीज़ की भी रिक्वायर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि हमें ये चीज़ पढ़ाइएगा, ये बताइएगा, ये हमारी डिमांड है। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे आपके विचार समझ में आएंगे कि आपको क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, फिर मैं उसी तरीके से कोशिश करूँगी, क्योंकि देखिए मुझे पढ़ाना तो आप ही लोगों को है। आप टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए मैं उतनी मेहनत करूँगी कि आप अपने मिशन में सक्सेस हो पाए, अच्छी तरीके से कर पाए। ठीक है, और मैं आपको इतना चुनकर कंटेंट दूंगी, चारों तरफ से कलेक्ट करके बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल आपके साथ डिस्कस करूंगी, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप राज स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं इसके आगे के जो युग हैं छायावादी युग से शुरुआत करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू।